जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 28 अक्टूबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को ज़रूर आप लोग पढ़ें और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल निश्चित तौर पे जाकर के ज्वाइन कर लें। जिस न्यूज़ की चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ उसको ज़रूर पढ़ें। देखो, पेगारस जासूसी कांड क्या है। पेगारस जासूसी कांड यह है कि मुझे आपके मोबाइल को एक्सेस करना है। मैं क्या करूँगा कि आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पे या तो एक मैसेज भेज दूंगा या व्हाट्सएप कॉल कर लूँगा एक आपको। तो मैं व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से आपके मोबाइल में एक स्पाईवेयर मैंने डाल दिया। इस स्पाईवेयर के माध्यम से आपके मोबाइल में जितना भी ऑडियो है, जितना भी वीडियो है, जितना भी फोटो है, सबको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। यही काम है पेगारस वायरस का। पेगारस स्पाईवेयर इसे कहते हैं। ये एक इजरायली कंपनी ने इसे बनाया है और नॉर्मली सरकार इसका यूज करती है। हालांकि सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। सरकार ये एक्सेप्ट नहीं करती कि वो इसका यूज करती है, लेकिन सरकार इसका यूज करती है। इसका इंडिकेशन हमें मिला था लोकसभा के पटल पे, जब केंद्र सरकार के मंत्री थे रविशंकर प्रसाद जी। उन्होंने कांग्रेस के एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि सरकार इस तरह के काम करती है, सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इस तरह का काम करती है। हो सकता है जितने लोगों को मान लेते हैं कि सरकार इस तरह का काम कर रही है, सरकार निगरानी कर रही है, व्हाट्सएप की निगरानी कर रही है उन लोगों की, तो हो सकता है उसमें कई सारे आतंकवादी लोग हों। तो इसलिए आतंकवाद को रोकने के लिए, नक्सलवाद को रोकने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इस तरह का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। अब सरकार इसको लेकर के क्या तर्क देगी सर्वोच्च न्यायालय में, वो अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस न्यूज़ को पूरा पढ़ लें और साथ ही साथ मेंस पर्सपेक्टिव से देखो, एक टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। मेंस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि निजता के अधिकार को इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। निजता के अधिकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार के साथ स्थान दिया गया। तो सवाल ये होता है कि निजता के अधिकार का ये पेगारस जासूसी कांड जो है निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आपके मोबाइल में कोई घुस नहीं सकता, आपके मोबाइल को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ये आपके निजता का अधिकार है। तो निजता के अधिकार बनाम नेशनल सिक्योरिटी, ये जो है टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि क्या निजता के अधिकार में हम कितने हद तक निजता के अधिकार को हम हनन कर सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को हम बनाए रखें। राइट। अब देखो यहाँ पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो है अब सुनवाई 6 या 8 वीक के बाद किया जाएगा और उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक समिति बनाई है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं आर वी रविंद्रन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जो इस मामले की जांच करेगी। राइट। तो ये क्वेश्चन वन डे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है और इसके बारे में यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे भी जाकर के आप लोग एक बार देख सकते हैं। देखो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, इसको भी पूरा आप लोग पढ़ लें। सीमांत इलाकों में चीन का कानून मनमाना और चिंताजनक, चीन को लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडिया चाइना के रिलेशन में क्या क्या पॉजिटिव रिलेशन है, क्या क्या नेगेटिव रिलेशन है, कहाँ दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कहाँ दोनों देश एक दूसरे का विरोध करते हैं, कितना विरोध करते हैं, क्या आगे की रणनीति रहनी चाहिए और क्या इतिहास है, हर एक पर्सपेक्टिव पे मैंने डिस्कस किया। आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इस न्यूज़ को भी आप लोग पढ़ लेना। देखो, मैं ये डिस्कस इसलिए करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के गृह मंत्री का, ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के गृह मंत्री का स्टेटमेंट है जब T20 वर्ल्ड कप में एक मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान जीता था उस मैच में आज से 3-4 दिन पहले। तो उसके बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री का स्टेटमेंट था और वो स्टेटमेंट ये था कि आज जो है जो पाकिस्तान की जीत हुई है वो पूरे मुसलमान जगत की जीत है, पूरे मुसलमानों की जीत है। राइट। तो इस तरह का स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के गृह मंत्री ने। नॉर्मली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी भी देश का गृह मंत्री इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। एक मैच को जीत और हार को उन्होंने धर्म से जोड़ दिया। तो नॉर्मली धर्म का जो इशू होता है पाकिस्तान में काफ़ी डोमिनेंट होता है। हर एक व्यक्ति अपने आप को कोशिश करता है कि हम सच्चे मुसलमान हैं, हम सच्चे मुसलमान हैं, ये शो करने का। अब देखो इशू क्या है, ये बहुत पुराना इशू है।
ये जो घटना अभी पाकिस्तान में हो रही है ये बहुत पुराना इशू है, और ये पुराना इशू है जब शार्ली एब्दो जो है एक कार्टून कंपनी थी फ्रांस की, उन्होंने मोहम्मद साहब पैगंबर के कार्टून को प्रकाशित किया था 2019 वगैरह में आई थिंक, राइट। और उसको लेकर के पूरे विश्व में जो है फ्रांस का विरोध हुआ था, इंडिया में भी फ्रांस का विरोध हुआ था। लेकिन अभी भी जो है पाकिस्तान में एक संगठन है जिसका नाम है TLP, तबरीके लिबैक पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का एक संगठन है, पाकिस्तान के जो है एक पार्टी भी है इनफैक्ट यह, और वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रही है पाकिस्तान में कि जो है पाकिस्तान के सफ़ीर को, पाकिस्तान में जो है जो फ्रांस के सफ़ीर हैं, फ्रांस के एम्बेसडर है, उसको बाहर निकाला जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि फ्रांस के एम्बेसडर अभी पाकिस्तान में है ही नहीं, बावजूद ये लोग हमेशा विरोध करते हैं कि फ्रांस के साथ परमानेंट रिलेशन को समाप्त किया जाए। देखो, जिस देश का गृह मंत्री ही इस तरह का स्टेटमेंट देगा उसकी जनता भी उसी तरह की होगी, राइट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अधिक इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इसकी जानकारी दे दिया। ईट राइट इंडिया मूवमेंट ये चलाती है FSSAI, फांसी चलाती है। जनवरी से रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में व्यंजन के साथ कैलोरी की भी जानकारी मिलेगी। जैसे मान लेते हैं आप मटर पनीर यूज़ करते हैं, मटर पनीर आप मंगाओगे, ऑर्डर करोगे, तो वहाँ पे लिखा होगा कि मटर पनीर खाने से आपको इतनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ये जनवरी से शुरू होगा 2022 से, और इसको इनिशिएट किया है फांसी ने। फांसी के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है। फांसी का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI इसको कहते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, यानी भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन है उसका क्या मानक होना चाहिए। आप कोई भी सामान अगर आप परचेज करोगे आज, तो जाकर के देखना किसी भी सामान के जो रेपर होगा, मान लेते हैं आप चॉकलेट परचेज किया या बिस्कुट आपने परचेज किया या कोई भी सामान परचेज करोगे, तो उसके रेपर पे आप देखोगे इस तरह का निशान होगा FSSAI, इस तरह का निशान उसके रेपर पर जरूर होगा। यानी उस सामान को, उस खाद्य उत्पाद को जो है प्रमाणित करने का काम करता है फांसी। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फांसी का गठन किया था। 1 अगस्त 2011 को केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, पैकेजिंग और लेबलिंग के तहत अधिसूचित इसे किया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इस संस्था की स्थापना किया गया है। इसलिए ये जो संस्था है, इस संस्था को आप सांविधिक संस्था कहिए, लीगल बॉडी कहिए, चूंकि संसद के किसी एक्ट के माध्यम से इस संस्था का स्थापना किया गया है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देखो, यूपीएससी ने इस संस्था पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, और इस संस्था का संचालन जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। फांसी मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित सुविधा सुनिश्चित करता है। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है कि फांसी क्या क्या काम करती है। सबसे पहला काम यह इधर कर रही है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी कर रही है। 17 जून 2019 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के आयोजन पे, यानी 17 जून को क्या होता है, विश्व खाद्य सुरक्षा का आयोजन होता है। 2019 में पहला फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया था, और इस बार अभी 17 जून 2021 को तीसरा फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में पहला स्थान पे बड़े राज्यों में गुजरात है, दूसरे स्थान पे केरल है और तीसरे पे तमिलनाडु है। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पे गोवा है, सेकंड पे मेघालय और तीसरा पे मणिपुर है। तो वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फूड सेफ्टी इंडेक्स में बड़े राज्यों में पहला नंबर किसका है, पहला स्थान किसका है, तो गुजरात का है। छोटे राज्यों में पहला स्थान किसका है, गोवा का है। ईट राइट मूवमेंट, ईट राइट इंडिया या ईट राइट मूवमेंट भी फांसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यह सभी भारतीय के सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन को सुनिश्चित करने के लिए एक पहल है फांसी की, और इसी के तहत ये जो न्यूज़ है इसी ईट राइट मूवमेंट का ही पार्ट है। ईट राइट मूवमेंट के तहत ही फांसी के तहत रेस्टोरेंट में आपको मेनू कार्ड में कैलोरी की भी जानकारी मिलेगी।
दिल्ली एयर पोल्यूशन का ख़राब कंडीशन है, एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। दिल्ली एयर पोल्यूशन पे कॉन्क्रीट नॉलेज आपके पास होना चाहिए, कॉन्क्रीट नोट होना चाहिए। दिल्ली एयर पोल्यूशन का क्या रीजन है, क्या उसका सॉल्यूशन है, सरकार उसके लिए क्या क्या कर रही है। देखो, कल भी हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक पे। ईस्ट एशिया समिट की बैठक होने वाली थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसमें भाग लिया था। टोटल इसमें 18 देश हैं, आसियान के 10 देश हैं, और साथ ही साथ 8 देश जो हैं, उस 8 देश में हैं रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। रूस और साथ ही साथ अमेरिका भी इसमें है। तो टोटल 8 देश ये हैं और 10 देश आसियान के हैं। टोटल 18 देश इसका सदस्य हैं ईस्ट एशिया समिट का। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी भाग लिया और निश्चित तौर पे आसियान क्वाड के जो चारों देश हैं, क्वाड के 4 हैं देश, एक यूएसए है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये चारों देश इस संगठन का पार्ट है। तो निश्चित तौर पे क्वाड के सभी देशों ने चीन को घेरने की रणनीति बनाई और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने भाषण में जिक्र किया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और सभी के लिए समान अवसर बनाने के लिए जोर दिया। देखो, ये वर्ड जो है ना, ये अपने आप में प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप सुनोगे या किसी भी भारतीय डेलीगेट्स को सुनोगे, चीन का नाम नहीं लेंगे वो लोग, लेकिन ये जो वर्ड है, ये वर्ड अपने आप में चीन का नाम इंडिकेट करता है। जब भी प्राइम मिनिस्टर अपने भाषण में बोलते हैं कि हम खुला, मुक्त और समान अवसर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुला, मुक्त और सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं, या हम चाहते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सब खुला हो, समृद्ध हो और सभी के लिए समान अवसर दिया जाए, तो ये अपने आप में चीन को इनकाउंटर करता है, राइट। चीन के हितों को ये टकराव देता है। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन है ये एक समझौता, इस न्यूज़ में एक समझौता का जिक्र किया गया है और ये समझौता है 1982 में। इस समझौता का अनक्लॉज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व सागरों को, महासागरों को देशों के अधिकार जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है। यानी सागर पे कितना अधिकार किसी देश का होना चाहिए, महासागर पे कितना अधिकार किसी देश का होना चाहिए, ये सुनिश्चित करने का काम UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी करता है। संयुक्त राष्ट्र के इस कानून को वर्ष 1982 में अपनाया गया, लेकिन यह नवंबर 1994 में प्रभाव में आया। तो 1992 में इसे अपनाया गया, 1994 में ये प्रभाव में आया, भारत 1995 में इसका सदस्य बना। तो बेसिकली 3 तरह के जल का इसमें वर्गीकरण किया गया। एक तो आंतरिक जल है, दूसरा प्रादेशिक जल है, तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। आंतरिक जल को लेकर के कोई इशू नहीं है। आंतरिक जल क्या होता है कि आपके इनलैंड के अंदर जो जल होता है उसे इनलैंड वाटर कहते हैं। मसलन चिल्का नदी का जो मान लो क्षेत्र हुआ, वो समुद्र से भले ही सकता है, पुलिकट नदी का जो क्षेत्र हुआ समुद्र से भले ही वो लगता है, लेकिन वो इनलैंड वाटर के तहत आ गया। प्रादेशिक सागर क्या हुआ, टेरिटोरियल सी। जो बेस लाइन है, बेस लाइन से 12 मीटर समुद्री मील की जो दूरी है उसे कहा गया है प्रादेशिक सागर। जैसे मान लो भारत का ये कोस्ट है, तो यहाँ से जो 12 मील का जो क्षेत्र होगा इसे टेरिटोरियल सी कहा गया है, प्रादेशिक सागर कहा गया है। इसको लेकर के भी कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे अधिक इशू है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो बेस लाइन है, बेस लाइन से भारत का मान लो ये बेस लाइन है, यहाँ से जो 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होगा उसे कहा गया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि चीन जो है दक्षिणी चीन सागर में लगातार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हनन करता है और इस तरह से EEZ के माध्यम से वो इस संधि को मानने से इनकार करता है, राइट। अब देखो हो क्या रहा है। दक्षिणी चीन सागर में कई सारे देश हैं। दक्षिणी चीन सागर में चीन क्या करता है कि मान लेते हैं कि एक जो है उन्होंने कृत्रिम आइलैंड बना दिया, एक कृत्रिम आइलैंड बना दिया और कृत्रिम आइलैंड बना के बोलता है कि चलो ये कृत्रिम आइलैंड हमने बनाया है, ये कृत्रिम आइलैंड हमारा है। अब यहाँ से जो 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होगा वो हमारा क्षेत्र होगा। इस 200 नॉटिकल माइल के क्षेत्र में जो भी खनन करना होगा या जो भी काम करना होगा हम करेंगे।
इस तरह से हो सकता है चीन कल के डेट में हिंद महासागर में भी कर दें। हिंद महासागर में हो सकता है वो एक कृत्रिम द्वीप की स्थापना करे और कहे कि कृत्रिम द्वीप चूंकि हमारा है यह, इसलिए यहाँ का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा इसके चारों तरफ के जो 200 नॉटिकल माइल का क्षेत्र होगा वो भारत का होगा, वो चीन का होगा। तो बेसिकली यही डिस्प्यूट है। इसलिए जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ये डिस्कस करते हैं कि हिंद महासागर में मुक्त होना चाहिए, खुला होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए और सबके लिए समान अवसर मिलना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में चीन का जिक्र होता है। दक्षिणी चीन सागर के डिस्प्यूट को लेकर के फिलीपींस गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है वो केस जीत गया था। चीन के खिलाफ फिलीपींस केस जीता था, बावजूद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के डिसीजन को चीन मानने से इनकार कर दिया। तो ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है नॉर्मली। बाकी इसको भी पढ़ लेना। भारत ने क्या अग्नि 5 का 8वां सफल परीक्षण, अग्नि 5 की जो मिसाइल क्षमता है, मारक क्षमता है, वो 5000 किलोमीटर है। देखो एक प्रोग्राम लाए थे हमारे देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ये प्रोग्राम का नाम था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। 1992 में आया, 1982 में यह आया था और 2008 में इसको समाप्त किया गया। इसके तहत 5 मिसाइल का परीक्षण की चर्चा किया गया था कि हम 5 मिसाइल बनाएंगे, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि और नाग। अग्नि के तहत जो पहला मिसाइल है उसकी मारक क्षमता है अग्नि 1 का 900 किलोमीटर, अग्नि 2 का है 3000 किलोमीटर, अग्नि 3 का 3500 किलोमीटर है, अग्नि 4 का है लगभग 3000 से 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 का है 5000 से 8000 किलोमीटर। अग्नि 5 को ICBM कहते हैं, ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? देखो भारत इसको शो कर रहा है, भारत इसकी मारक क्षमता जो है वो 5000 किलोमीटर ही शो कर रहा है। हालांकि 8000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, लेकिन भारत का ऑफिशियली स्टैंड है कि 5000 किलोमीटर मारक क्षमता है इसका। यूनाइटेड नेशन के एक सैंक्शन हो सकता है, यूनाइटेड नेशन के एक क्लॉज के अनुसार भारत इस तरह कर रहा है कि भारत में यूनाइटेड नेशन सैंक्शन ना लगा दे, इसलिए भारत इसकी क्षमता कम करके शो कर रहा है। अब देखो ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्या होता है कि जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने की क्षमता किसी मिसाइल की हो तो उसे कहा गया ICBM। ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हुआ एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। अब देखो इतना क्षमता है इसका कि अब यहाँ से जो है भारत का मिसाइल पूरे चीन को कवर कर सकता है, रसिया के कुछ क्षेत्रों को भी कवर कर सकता है। आप इधर देखोगे तो यूरोप के कुछ देशों को भी कवर कर सकता है, अमेरिका को भी कवर कर सकता है। तो पूरे विश्व के बहुत सारी जगह पे इस मिसाइल के माध्यम से हम कवर कर सकते हैं, यानी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे हम हमला कर सकते हैं। तो इसको लेकर के एक अच्छा इनिशिएटिव कर सकते हो भारत का, और ये सफल इनिशिएटिव रहा है। भारत ने इस मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है, अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। इससे पहले चीन ने भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन वो चूक गए थे, लगभग 30-40 किलोमीटर से चूक गए थे, और भारत ने इसका सफल परीक्षण किया, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इसका परीक्षण किया गया। बाकी इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। देखो इस टॉपिक पे ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया, इसको आप लोग जरूर पढ़ें कि भारत की निर्भरता अभी भी चीन पे है। क्वाड के देश भले ही चीन को क्रिटिसाइज करें, लेकिन क्वाड के देशों की निर्भरता अभी भी चीन पे, अभी भी कच्चा माल चीन से मंगा रहे हैं। इसलिए क्वाड के देशों की जब बैठक हुई थी 2021 में इधर हाल फिलहाल में अमेरिका में, तो क्वाड के देशों ने तय किया था कि हम आपस में सप्लाई चेन डेवलप करेंगे, और सप्लाई चेन डेवलप होने में एक दिन का समय नहीं लगता, एक दिन में नहीं होता, इसको लेकर के अच्छा खासा समय लगता है। लेकिन अभी उसके लिए प्लानिंग बनाना होगा। तो अभी भी भारत में कच्चा माल जो है, मैक्सिमम जो उत्पादन होता है उसका कच्चा माल चीन से आता है,
और चीन में जिस तरह के संकट आया तो भारत को कच्चा माल मिलना बंद हो गया। भारत को कच्चा माल मिलना बंद हो गया तो इस उत्पादन भारत के जो है बिजनेस का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तो इसको लेकर के जो है चर्चा है और लगातार ये चर्चा है कि चीन से सप्लाई चेन को जो है हम चीन से स्थानांतरित करें और क्वाड देश आपस में मिलकर सप्लाई चेन डेवलप करें। जितना भी कच्चा माल चाहिए क्वाड देश ही बनाएगा और एक दूसरे के नीड को पूरा करेगा, एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करेगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विवेक देबराय की अध्यक्षता में पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार का पुनर्गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो विवेक देबराय की अध्यक्षता में किया गया। वोकल फॉर लोकल अभियान ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लें। कुछ पॉइंट मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इसको जरूर आप लोग पढ़ें। देखो वोकल फॉर लोकल क्या होता है? वोकल फॉर लोकल होता है कि जो लोकल वस्तु है उसको हम वोकल करेंगे, उसका हम ना सिर्फ यूज करेंगे बल्कि उसका प्रचार और प्रसार भी करेंगे। जो लोकल वस्तु है, लोकल जो है, जैसे मधुबनी पेंटिंग है तो मधुबनी पेंटिंग को ना सिर्फ हम खरीदेंगे बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो लोकल सामान का यूज के साथ साथ प्रचार प्रसार भी किया जाए, इसी को लोकल फॉर वोकल इनिशिएटिव कहा गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था। अब देखो इसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। एमएसएमई क्षेत्र जो है, लोकल वस्तुओं का उत्पादन सबसे अधिक एमएसएमई कर रहा है। भारत के जितना निर्यात होता है, निर्यात में लगभग 45% की जिम्मेदारी जो है एमएसएमई सेक्टर को है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने बजट 2021 में 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। आत्मनिर्भर भारत के तहत 3 लाख करोड़ की गारंटी ऋण देने की घोषणा किया गया था, मतलब गारंटी मुक्त। नॉर्मली अगर आप ऋण लेने के लिए जाते हैं तो आपको गारंटी देना पड़ता है, आपको ज़मीन के पेपर देने पड़ते हैं या अन्य चीज़ें देनी पड़ती हैं। लेकिन ये इनिशिएटिव लिया गया था आत्मनिर्भर भारत के तहत कि आपको गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है, इसके बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए ऋण आवंटन का प्रावधान किया गया था आत्मनिर्भर भारत में एमएसएमई सेक्टर के लिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे, एक जिला एक उत्पाद, हुनर हाट, राष्ट्रीय खिलौना मेला का इधर आयोजन किया गया है। ये सारे के सारे इनिशिएटिव जो किए गए हैं ये लोकल वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं। इसके अलावा खादी और ग्राम उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही साथ जेम पोर्टल का यूज़ किया जा रहा है। जेम पोर्टल क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम पोर्टल के माध्यम से एक पोर्टल होता है, गवर्नमेंट का पोर्टल होता है, वहाँ के माध्यम से जो लोकल वस्तुओं का उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और लोकल वस्तुओं का खरीदार, जैसे मान लो जेम पोर्टल में पटना के किसी जो या मिथिला पेंटिंग को हम अपलोड कर दिया तो हो सकता है उसके खरीदार हमको तमिलनाडु में मिल जाए। तो जेम के माध्यम से जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है, खरीदारी किया जा रहा है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। बाकी इसमें पढ़ लेना, इसमें बहुत कुछ है लेकिन मैं काफ़ी डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बस 2-4 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या जो 2-4 इसका क्रक्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन इसको पूरा पढ़ लेना। देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे डिस्कस है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और भारत का पहला नेशनल पार्क था कॉर्बेट नेशनल पार्क। -30 डिग्री में भी नल में मिलेगा जल, नल से जल मिलेगा। आपको पता है कि जल जम जाता है, 0 डिग्री पे जो है जल जम जाता है और बर्फ में बदल जाता है। लेकिन अब इस तरह का प्रोविज़न किया जा रहा है, इस तरह के काम किए जा रहे हैं कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड में भी नल से जल मिलेगा। और इसके लिए यहाँ पे एक टेक्निक का यूज किया जा रहा है, हीट ट्रेसिंग सिस्टम। हीट ट्रेसिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, इसको पढ़ लेना आप लोग। देखो यहाँ पे दीपावली का त्यौहार का आयोजन होता है अमेरिका में। दीपावली जैसा त्यौहार क्या करता है? दीपावली जैसा त्यौहार क्या करता है कि विश्व के कई देशों में देखोगे दीपावली का आयोजन होता है, होली का आयोजन होता है, जो भारत का मूल त्यौहार है। तो इससे क्या होता है कि भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बढ़ती है, भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ती है। भारत के पर्व त्यौहार से
भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ती है, भारत के कल्चर से भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ती है। भारत में गांधी जी भी भारत के सॉफ्ट पावर के सबसे बड़े आधार स्तंभ है। दो तरह का पावर होता है, एक तो हार्ड पावर होता है, एक सॉफ्ट पावर होता है। हार्ड पावर में होता है कि सेना के माध्यम से, पैसा के माध्यम से किसी अन्य देश को इन्फ्लुएंस करने का जब काम करते हैं तो उसे हार्ड पावर कहते हैं। लेकिन जब आप किसी कल्चर के माध्यम से, किसी संस्कृति के माध्यम से, किसी संस्कार के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम, व्यक्ति के प्रभाव के माध्यम से किसी संस्कृति को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, किसी देश को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं तो उसे सॉफ्ट पावर कहता है। तो भारत के सॉफ्ट पावर में देखोगे तो कई सारे पर्व त्यौहार हैं, हमारा जो कल्चर है वो हमारी सॉफ्ट पावर है। हमारे जो गांधी जी हैं, स्वामी विवेकानंद है, वो सॉफ्ट पावर है, राइट। फटेहाल पाकिस्तान को सऊदी अरब ने दिया $4.2 अरब। देखो पाकिस्तान की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और ऐसे कंडीशन में सऊदी अरब ने एक बार फिर से पाकिस्तान को मदद किया। $3 अरब का पाकिस्तान को हेल्प किया है और $1.2 अरब का पाकिस्तान को तेल दिया। अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आसपास के देशों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ पर किस तरह की घटना हो रही है। अगेन वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है, भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा के पहले रक्षा मंत्री बनी है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, कनाडा की पहली रक्षा मंत्री कौन बनी है, तो वो भारतीय मूल की अनीता आनंद है। ये अनीता आनंद जी हैं। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिया यूएस रिलेशन पे हमने जब डिस्कस किया था, देखोगे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था इंडिया यूएसए संबंध पे, और इंडिया यूएसए संबंध पे मैंने डिस्कशन में इस काटसा का जिक्र किया था। देखो इंडिया यूएसए रिलेशन काफ़ी सकारात्मक दौर से गुजर रहा है, लेकिन कई चुनौती भी हैं, और उसी चुनौती के तहत एक चुनौती है काटसा। काटसा का पूरा फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट 2017। काटसा बेसिकली आया था कुछ देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। अमेरिका कुछ देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाया, अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगाया, अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाया। तो अमेरिका कुछ देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है, उसका शर्त क्या होगा कि वो देश विश्व के 3 देश, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान, अगर इन तीनों देशों से विश्व का कोई भी देश हथियार खरीदेगा तो वैसे कंडीशन में काटसा के माध्यम से अमेरिका उस देश पर प्रतिबंध लगाएगा। अब देखो भारत S-400 मिसाइल परचेज कर रहा है, किससे? रूस से, क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है कि कल के डेट में कोई मिसाइल मान लो हम पे हमला करता है, तो यहाँ पे अगर हमारा ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको आकाश में जाकर के नष्ट कर देगा। तो इसलिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता भारत को है, क्योंकि हमारे बगल में चीन और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर संपन्न देश है, परमाणु संपन्न देश हैं, इसलिए भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है। हमने मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया S-400 किससे? तो अमेरिका से रूस से परचेज किया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने रूस से परचेज किया। अमेरिका बार बार समझा रहा है हमें कि हम रूस से ये परचेज ना करें, लेकिन हम बोलते हैं कि हमारे बगल में 2 पड़ोसी देश परमाणु संपन्न देश हैं, इसलिए हमें ज़रूरत है S-400 का। तो ऐसे कंडीशन में जो काटसा कानून के तहत अमेरिका इंडिया को प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध की तलवार लटक रही है भारत में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो अमेरिका के सांसद वगैरह हैं, देखो यहीं पर सॉफ्ट पावर काम देता है। अमेरिका के जो सांसद हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति को बोल रहे हैं कि आप काटसा का यूज़ ना करें। काटसा एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चाहें तो किसी को प्रतिबंध से मुक्त रख सकता है। तो अमेरिका के सांसद का अपने राष्ट्रपति से अनुरोध है कि वो भारत में काटसा का प्रयोग ना करें। मौसम के बदलावों से भारत को साल में 6 लाख करोड़ का नुकसान। 2020 में जो मौसम का परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ है, उसके कारण भारत को 6.852 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, $87 अरब का नुकसान हुआ। ये रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे रिपोर्ट डाल दिया है। ये रिपोर्ट है WMA के, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम संगठन का एक रिपोर्ट है, एशिया 2020 नाम से ये रिपोर्ट है। 2020 में मौसम परिवर्तन के कारण किस देशों को कितना नुकसान हुआ, तो भारत को $87 बिलियन, काफ़ी बड़ा पैसा होता है, काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। अब सोचो पाकिस्तान को $4 बिलियन का जो है ऋण मिला है,
और हमारा $87 बिलियन का जो है नुकसान हो गया पिछले वर्ष क्लाइमेट के कारण। तो इसको जरूर आप अपने क्लाइमेट का जो टॉपिक होगा उसमें जरूर शामिल करें। देखो, जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको कॉन्क्रीट आपके पास एक होना चाहिए, एक कॉन्क्रीट नोट्स होना चाहिए। तो उस नोट्स में जरूर आप इस पॉइंट को शामिल कर सकते हैं। बहरहाल मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा, जलवायु परिवर्तन को लेकर के सेपरेट डिस्कस कर दूंगा। WMO की स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि भारत 2020 में $87 बिलियन का नुकसान हुआ भारत को क्लाइमेट के कारण। और साथ ही साथ एक नीचे के पेज पे, लास्ट पेज पे भी एक न्यूज़ है कि स्वीडिश विश्वविद्यालय ने भी कहा है कि जलवायु परिवर्तन से पोषण स्तर घट रहा है। जो पोषण स्तर है वो घट रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। बाकी इसको पढ़ लेना आप। अब देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो पार्ट है छोटा सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जुड़ा हुआ है COP26 से। और COP26 का आयोजन हो रहा है ग्लासगो में। COP26 इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ था, उस समझौता में विकसित देशों ने विकासशील देशों से वादा किया था, विकसित देश अमेरिका जैसे विकसित देश ने विकासशील देश से वादा किया था कि 2020 से हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आपको $100 बिलियन प्रति वर्ष देंगे। $100 बिलियन यानी $100 अरब प्रति वर्ष देंगे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। ये विकसित देश ने विकासशील देश से वादा किया था पेरिस समझौता 2015 में। 2020 में कोई सम्मेलन ही नहीं हुआ क्योंकि कोरोना चल रहा था। 2021 में सम्मेलन हो रहा है, तो इसलिए जो है हमारे देश के अभी वहाँ पे पर्यावरण मंत्री वहाँ पे हैं और उनका कहना है कि अब जो है हमें वादों की नहीं, कार्य करने की जरूरत है। अब हमसे वादा मत कीजिए विकासशील देशों से, यानी भारत एक विकासशील देश है, भारत को भी पैसा मिलना चाहिए, तो हमसे वादा मत कीजिए, हमको आप धन दीजिए, तकनीक दीजिए, सहयोग दीजिए, ताकि हम प्रदूषण पे नियंत्रण कर सके, क्लाइमेट चेंज पे हम नियंत्रण कर सके। ये कहना है भारत के पर्यावरण मंत्री का। इस टॉपिक पर मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा सेपरेट वीडियो बना के। देखो, ये न्यूज़ को भी आप एक बार देख लेना और इसको जरूर आप लोग पढ़ लेना। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से घटेगा पोषण। बहुत ज़्यादा आपको डीप एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे पोषण स्तर जलवायु परिवर्तन से घटेगा, इस तरह की जानने की आवश्यकता नहीं है। सिविल सर्विसेज एग्जाम में बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नाम याद रखो कि स्वीडिश यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि पोषण, जलवायु परिवर्तन से पोषण घटेगा। बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। एक बेसिक पॉइंट है जो जलवायु परिवर्तन टॉपिक में जाकर के आप समाहित कर लें। जलवायु परिवर्तन का जो टॉपिक बनाए होंगे उसमें जाकर के इस पॉइंट को लिख लें कि स्वीडिश यूनिवर्सिटी का स्टेटमेंट है कि जलवायु परिवर्तन से पोषण स्तर घटेगा। अब कैसे घटेगा, क्या घटेगा, नहीं घटेगा, इतनी जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।